नमस्कार साथियों, स्वागत है कि पाठशाला में। आज है 14 फरवरी 2026। आज की क्लास शुरू करने से पहले हम उन सपूतों को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं जो 14 फरवरी 2019 को आतंकवादी हमले जो पुलवामा में हुआ उनमें शहीद हो गए थे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। आज 14 फरवरी 2026 है। हमें करंट अफेयर्स के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे, साथ ही उसके स्टैटिस्टिक्स फैक्ट्स भी। वीडियो के लास्ट में हम रिवीजन भी करेंगे। रिवीजन करना जरूरी है, तो वीडियो के लास्ट तक जरूर रहिएगा। अभी हम इसमें देखने जा रहे हैं सेवा तीर्थ के बारे में, भारत भूटान एआई कॉन्क्लेव, साथ ही इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप 2026। इतना ही नहीं है, और भी कुछ है। आज के वीडियो में बहुत कुछ खास है, बहुत सारे न्यूज़ है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट है स्टैटिक्स के साथ और हिस्ट्री के साथ भी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है, नेशनल वुमेन डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं? नेशनल वुमेन डे हम सेलिब्रेट करते हैं 13 फरवरी को। नेशनल वुमेन डे सेलिब्रेट किया जाता है सरोजिनी नायडू जी के जन्मदिवस को याद करके। जी हाँ, सरोजिनी नायडू। सरोजिनी नायडू जो भारत की पहली महिला गवर्नर बनी। साथ ही सरोजिनी नायडू को भारत कोकिला भी कहा गया महात्मा गांधी जी के द्वारा। और भी कुछ है, जैसे कि प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया नेशनल कांग्रेस भी बनी। ये किस अधिवेशन में पूछा जाता है? सरोजिनी नायडू कांग्रेस के प्रेसिडेंट बनी कांग्रेस के कौन से अधिवेशन में? तो इसका करेक्ट आंसर है कानपुर। जी हाँ, कानपुर सेशन हुआ, उसमें सरोजिनी नायडू जी को वो इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रेसिडेंट बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि अभी सेंट्रल ऑफ डिपार्टमेंट टेलीमेटिक ने एमओयू साइन किया है टेलीकॉम साइबर सिक्योरिटी डोमेन के लिए। किसके साथ कोलैबोरेशन करना है? इसका सिंपल सा आंसर है, पहले देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आप पढ़ सकते हैं। मैं आपको करेक्ट आंसर बताता हूँ क्योंकि आज के क्लास में बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। यदि मैं सारे क्वेश्चन के सारे ऑप्शन पढ़ने लगूंगा तो ज़्यादा टाइम होगा। बताने से पहले मैं आपको सभी आंसर बताते चलता हूँ। तो आज का करेक्ट इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। जी हाँ, राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी। इसी के साथ सेंटर फॉर डिपार्टमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स ने एमओयू साइन किया है साइबर सिक्योरिटी डोमेन के लिए। इसमें किस किस के ऊपर काम किया जाएगा? तो 5G नेटवर्क के ऊपर, एआई आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एमएल मशीन लर्निंग एंड क्वांटम टेक्नोलॉजी को लेके। उसके बाद ये जो राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी है, इसका शुभारंभ या ये कहाँ स्टेब्लिश्ड है? तो ये गांधीनगर गुजरात में है, जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर काम करती है, काम करेगी। सुरक्षा को लेके ज़्यादा इस पर काम किया जाएगा, उसी के ऊपर आधारित है, वही उसका फोकस है। नेक्स्ट, अभी जो वहाँ के वाइस चांसलर हैं वो प्रोफेसर बिमल एन पटेल जी हैं। जी हाँ, करेंट वाइस चांसलर ऑफ राष्ट्रीय रक्षा यूनिवर्सिटी बिमल एन पटेल जी। सीईओ है कौन है किसके? डीओटी सेंटर फॉर डिपार्टमेंट टेलीमेटिक के सीईओ हैं डॉक्टर राजकुमार उपाध्याय जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं कि क्वालिटी एश्योरेंस के इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कंप्लीट हुआ है किस चीज़ के लिए? द रोल ऑफ डिजिटल टेक्नोलॉजी इन डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग। डिजिटल टेक्नोलॉजी का क्या महत्वपूर्ण है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में, इसके ऊपर क्वालिटी एश्योरेंस इंडस्ट्री कॉन्क्लेव कंप्लीट हुआ है। तो ये कहाँ हुआ है? मुंबई, न्यू दिल्ली, बेंगलुरु, गांधीनगर। इस 4 ऑप्शन में से एक आंसर सही है। जी हाँ, इसका करेक्ट आंसर है न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में ये कंप्लीट हुआ है। तो अभी देखिए डिफेंस के बारे में बात किया गया तो डिफेंस सेक्रेटरी कौन है जो इसमें शामिल थे? गिरिधर अरामने जी। जी हाँ, गिरिधर अरामने जी ये डिफेंस सेक्रेटरी अभी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, कहीं भी पूछे जा सकते हैं करंट के रूप में। अब बात दिल्ली की हुई तो न्यू दिल्ली में लोकसभा सीट 7 है, राज्यसभा सीट 3 है। आप लोग अपने अपने स्टेट्स के लोकसभा सीट्स और राज्यसभा सीट्स कमेंट कर सकते हैं, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और साथ में आपको याद भी हो जाएगा। नेक्स्ट, दिल्ली में जो है वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स भी हैं। कौन कौन से हैं? हुमायूं का मकबरा है, कुतुब मीनार और लाल किला। जी हाँ, ये तीनों यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने एआई फोकस्ड कॉन्क्लेव न्यू दिल्ली में अभी संपन्न किया है, कंक्लूड कर दिया है। तो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन ने जो एआई फोकस्ड कॉन्क्लेव किया है, सम्मेलन किया है, तो उस एआई फोकस्ड सम्मेलन का नाम क्या था? उन्होंने इसका नाम क्या रखा था? क्या डिजिटल भारत समिट रखा,
भारत बोधन एआई कॉन्क्लेव रखा, एडू टेक इंडिया 2026 रखा, या फिर एनईपी न्यू एजुकेशन पॉलिसी विजन फॉरम रखा। इसका करेक्ट आंसर है भारत बोधन एआई कॉन्क्लेव। जी हाँ, भारत बोधन एआई कॉन्क्लेव मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का है। अब इस कॉन्क्लेव का क्या मोटो था? इस कंक्लूजन का मोटिव था भारत एडू एआई स्टैक्स, जो सॉवरेन डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करना, जिससे स्कूल लेवल तक और हायर एजुकेशन तक जाते जाते स्किल डेवलप किया जा सके। किस चीज़ के लिए? एआई के ऊपर में एजुकेशन को, ताकि एआई मतलब ऐसा ना हो कि कुछ अलग सा हो, इसको स्टूडेंट इजीली सीखे, आगे बढ़े। उसके लिए भारत बोधन एआई कॉन्क्लेव कंप्लीट हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अभी सीएसआर कॉन्क्लेव भी कंप्लीट हुआ है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर के द्वारा। ये भी न्यू दिल्ली में ही हुआ है। जी हाँ, ये सारे महत्वपूर्ण सम्मेलन न्यू दिल्ली में ही होते हैं। अभी जो ये एग्रीकल्चर ने कॉन्क्लेव कंप्लीट किया है, इसका मोटो वह किस पे आधारित था? क्या ये प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना, या प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, या प्रधानमंत्री सिंचाई योजना? इसका करेक्ट आंसर है प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। जी हाँ, प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना के ही आधारित ये था। प्रधानमंत्री कृषि धन धान्य योजना 2025 में ही लॉन्च हुआ है, और ये 6 साल के लिए है। इसमें किसानों की आमदनी कैसे दोगुनी की जाए, कैसे बढ़ाई जाए, इसके ऊपर काम किया जा रहा है, फोकस किया जा रहा है। इसमें जो लो अंडर परफॉर्मिंग रीजन है, डिस्ट्रिक्ट्स हैं, मिनिमम 100 डिस्ट्रिक्ट्स का टारगेट लिया गया है। उस पर काम करना, ब्लॉक लेवल तक, पंचायत लेवल तक जाना। और आफ्टर पोस्ट हार्वेस्टिंग मतलब फसल जब तैयार हो गया, फसल तैयार होने के बाद जो किसानों को प्रॉब्लम होती है, जिसकी वजह से उन्हें बहुत ही शीघ्र ही अपने फसल को बेचना पड़ता है, या फिर उनकी फसल क्षति हो जाते हैं, जिससे उनको फसल का सही दाम नहीं मिल पाता है और उनको परेशानी से का सामना करना पड़ता है। उसके लिए भी साथ ही क्लाइमेट रिसिलिएंट फार्मिंग, क्लाइमेट को लेके उसके अनुकूल फसल एग्रीकल्चर पे काम किया जाए। ये सारी बातों को लेके प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना लॉन्च किया गया है। इसी के आधार पर ये भी कंक्लूड हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, प्रधानमंत्री ने अभी पीएमओ कॉम्प्लेक्स किसी और जगह शिफ्ट कर दिया है। जी हाँ, और उस जगह पर शिफ्ट करके उनका नाम क्या रखा गया है? तो सेवा तीर्थ। ये आपको यहाँ भी दिखाया गया है, सेवा तीर्थ। अब पीएमओ शिफ्ट हो चुका है सेवा तीर्थ में। सेवा तीर्थ में जाने के बाद वहाँ जो है उसकी जो मोटो है, वो मोटो है नागरिको देवो भव, नागरिक को देवतुल्य समान, देवता समान समझने का मोटो। अभी जो नया पीएमओ यानी कि सेवा तीर्थ बनाया है, उसका मोटो है सिटीजन्स आर कीन ऑफ गॉड। ये मोटो के साथ सेवा तीर्थ यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय का शुभारंभ हो चुका है, वो शुरू किया जा चुका है। ये 13 फरवरी को किया गया। 13 फरवरी खास दिन है। क्या खास दिन है? क्योंकि 13 फरवरी को ही न्यू दिल्ली को कैपिटल के रूप में एस्टेब्लिश किया गया था। उनका फॉर्मली इनॉग्रेशन हुआ था। अभी जो सेवा तीर्थ है, इसमें जो 3 हिस्से हैं, पहले हिस्से को पीएमओ प्रधानमंत्री कार्यालय होंगे, दूसरे में कैबिनेट सेक्रेटरीट होंगे, तीसरे हिस्से में नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल सेक्रेटरीट होंगे। जी हाँ, ये 3 है। अभी करंट के हैं, करंट में ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बनते हैं, आपसे पूछे जा सकते हैं कहीं भी किसी भी रूप में। अभी आपको क्वेश्चन फॉर्म करके एक ही दिया जाता है, लेकिन उसके सारे क्वेश्चन आपको बताए जाते हैं। किसी भी तरह से पूछे, आप यदि रिविजन करते रहते हैं तो आप जरूर आंसर दे सकते हैं। अब ये हिस्टोरिक डेट के बारे में हमने आपको बताया। जी हाँ, एग्जैक्टली 95 ईयर्स पहले न्यू दिल्ली को फॉर्मली इनॉग्रेट किया गया था कैपिटल के रूप में 1931 में। जी हाँ, 13 फरवरी 1931 को। अभी जो पहले पीएमओ था, वहाँ पे एक साउथ ब्लॉक, एक नॉर्थ ब्लॉक था। साउथ ब्लॉक जो था, पीएमओ डिफेंस ऑफ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, ये सभी का कार्यालय साउथ ब्लॉक में था। नॉर्थ ब्लॉक में मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स एंड मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस थे। अब ये सभी को एक म्यूजियम के रूप में रखा जाएगा। उस म्यूजियम का नाम है युग युगेन भारत नेशनल म्यूजियम। जी हाँ, युग युगेन भारत नेशनल म्यूजियम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछने की हाईएस्ट चांसेस है। अब नाम से पता चलता है युग युगेन भारत नेशनल म्यूजियम, जो भारत के 5000 सालों ओल्ड सिविलाइजेशन को दिख प्रदर्शित करेगा।
युगेन भारत नेशनल म्यूजियम। अब ये जो ओल्ड बिल्डिंग्स है ये सब भी उसी म्यूजियम का हिस्सा होने जा रहा है। अभी जो रिसेंटली या कुछ महीनों पहले न्यू दिल्ली में जो गवर्नमेंट से रिलेटेड कुछ बिल्डिंग्स हैं, मोनूमेंट्स हैं, सड़कें हैं, उसका नाम चेंज किया गया था, उसको भी एक बार रिवाइज करते हैं। जैसे राजपथ, जी हाँ, राजपथ इंडिया गेट के पास जो राजपथ है, जो सड़क है जिसपे हर साल गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी को परेड दिखाया जाता था, झांकी दिखाया जाता था, था नहीं है, अभी भी है। तो उस पथ को, उस सड़क का नाम चेंज करके कर्तव्य पथ किया गया। पहले उसका नाम था राजपथ, अब उसे चेंज करके किया गया है कर्तव्य पथ। दूसरा, रेस कोर्स रोड का नाम चेंज करके लोक कल्याण मार्ग रखा गया है। राजभवन, जो हर स्टेट में गवर्नर्स का हाउस होता है, गृह मंत्र श्री गवर्नर्स, उनका नाम भी बदल दिया गया है, लोक भवन किया गया है। और इसी अवसर पे 100 रुपये के कॉइन को भी सेवाकृत के इनॉग्रेशन के अवसर पे 100 रुपये के सिक्के का भी रिलीज इन्होंने किया है। इसी अवसर पे उन्होंने कुछ और स्कीम को भी अप्रूव किया है, जैसे कि एक पीएम राहत स्कीम है, और भी स्कीम्स है। अभी हम देखते हैं पीएम राहत स्कीम के बारे में। देखिए, पीएम राहत स्कीम जो है एक्सीडेंट विक्टिम के लिए है, ये काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। क्यों? क्योंकि इस स्कीम के अंतर्गत कैशलेस ट्रीटमेंट अप टू 1.5 लाख, अप टू 1.5 लाख कैशलेस ट्रीटमेंट, जो एक्सीडेंट हो जाते हैं, रोड साइड एक्सीडेंट होते हैं, उनके ट्रीटमेंट के लिए किया जाएगा, ये प्रावधान है। राहत पूछा जा सकता है, राहत में राहत का फुल फॉर्म, तो इसका फुल फॉर्म है रोड एक्सीडेंट, RA, रोड एक्सीडेंट विक्टिम्स हॉस्पिटलाइजेशन एंड एश्योर्ड ट्रीटमेंट। जी हाँ, ये कैशलेस 1.5 लाख जो पीक पॉइंट होता है एक्सीडेंट के समय का, बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, उसी समय ट्रीटमेंट मिल जाए तो काफ़ी लोगों की जान बचाई जा सकती है। उसके लिए कैशलेस ट्रीटमेंट का भी व्यवस्था इसमें किया गया। अब इसी की पीएम राहत के ही साथ साथ इन्होंने कुछ और भी स्कीम को अप्रूव किया है, दोबारा से किया है, सेकेंड वर्जन किया है, तो उसको 2.2 लगा दिया। जैसे लखपति दीदी 2.0 का भी अप्रूवल मिल चुका है। तो ये क्या है? तो देखिए, लखपति दीदी में 1 लाख तक आमदनी हो, इसकी कोशिश की जाएगी। किसकी आमदनी? तो महिलाओं की, रूरल डेवलपमेंट के अंतर्गत। जो महिला गरीब तबके की है, जिनकी आमदनी सालाना 1 लाख से कम है, उन्हें सेल्फ हेल्प ग्रुप के तहत आम स्किल डेवलप करा के, जैसे कि सिलाई करा के, और भी जो भी काम है वो कर सकती हैं, उसको स्किल दे के उसकी आमदनी कम से कम 1 लाख रुपया पर ईयर हो, उसकी कोशिश की जाएगी। इसके लिए पहले जो टारगेट था वो 3 करोड़ का था, अब उस टारगेट को इंक्रीज किया गया है और ये 6 करोड़ कर दिया गया है। लेकिन ये कब तक? तो ये मार्च 2019 तक कंप्लीट करना है, ये गवर्नमेंट की टारगेट है। अब मार्च 2019, तो ध्यान रखिए, मार्च ही क्यों, अप्रैल क्यों नहीं, फरवरी क्यों नहीं? अभी तो फरवरी में किया है। तो मार्च इसलिए क्योंकि मार्च जो होता है हमारा फाइनेंशियल ईयर का लास्ट मंथ होता है। अप्रैल से नए फाइनेंशियल ईयर शुरू होते हैं, तो इसलिए इन्होंने ये सोच के मार्च 2019 रख लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उससे पहले इसमें अभी एग्री इंफ्रा फंड को भी, जो इसमें पहले 1 लाख करोड़ का प्रावधान था, उसे 2 लाख करोड़ भी अप्रूव किया गया है। और साथ में स्टार्टअप इंडिया FOP F 2.0 का भी अप्रूवल मिला है, जिसमें पहले 10,000 करोड़ जो है, अभी 10,000 करोड़ फोकस डीप टेक के लिए, जो क्षेत्र में जो स्टार्टअप है उनके लिए किया गया है। अभी जो ये क्वेश्चन है, ये इंडिया के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छे और न्यूज़ की तरफ है। विकसित भारत की तरफ अग्रसित होते हुआ अपना हिंदुस्तान। तो देखिए क्या है, वाटर जेट प्रोडक्शन करने एंड टेस्टिंग फैसिलिटी का इनॉग्रेशन हो चुका है, शुभारंभ हो चुका है, उद्घाटन हो चुका है। कहाँ हुआ है? सवाल बनता है। तो गोवा में हुआ है, गोवा में हो गया है। तो ये करने वाला दुनिया का कौन सा नंबर का कंट्री है? पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, कौन सा? देखिए, फर्स्ट नहीं हो सकता है, फर्स्ट बिल्कुल इंडिया तो नहीं है फर्स्ट। तो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ कौन सा है? तो ये है थर्ड कंट्री। यदि इंडिया थर्ड कंट्री है तो सवाल आना चाहिए कि फर्स्ट एंड सेकेंड कौन है? जी हाँ, फर्स्ट और सेकेंड, एक USA है फर्स्ट और दूसरा है साउथ कोरिया। तो USA के बाद साउथ कोरिया, देन इंडिया ने
वाटर जेट प्रोडक्शन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी करने वाला कंट्री बन चुका है। जी हाँ, इंडिया के बढ़ते विकास की ओर बढ़ते हुए ये भी एक पहचान है। अब देखिए ये किसने किया है, तो इंडियन कोस्ट गार्ड के जो डायरेक्टर हैं रमेश शिवामी, इन्होंने इनॉग्रेट किया है मैरीन जेट पावर इंडिया फैसिलिटी। कहाँ पे किया है, गोवा में। किसके द्वारा किया गया है, इंडियन कोस्ट गार्ड के डायरेक्टर जनरल जो है, जिनका नाम है रमेश शिवामी, इन्होंने किया है। अब हमें कमेंट में बताइए इंडियन कोस्ट गार्ड की स्थापना दिवस हम कब मनाते हैं, भी रिसेंटली ही बताया गया है, तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। अब गोवा में हुआ है, तो गोवा के में लोकसभा सीट्स 2 हैं और राज्यसभा सीट 1 है। याद रखना जरूरी है, क्योंकि एग्जाम में पूछे जा सकते हैं कहीं से भी। आप अपने अपने स्टेट्स का भी लोकसभा सीट्स और राज्यसभा सीट में कमेंट करते रहिए, ताकि आपका रिवीजन हो और साथ साथ याद होते चला जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी डीएनडी और माई स्पीड नाम का जो मोबाइल एप्लीकेशन है, उसका अच्छे वर्जन, नेक्स्ट वर्जन किसने लॉन्च किया है, क्या सेबी ने किया है, SEBI या TRI या RBI या IR। देखिए डीएनडी डू नॉट डिस्टर्ब, DND डू नॉट डिस्टर्ब, माई स्पीड, ये सब के सब नेट इसके भी सबके द्वारा है। तो निश्चित तौर पे RBI IRDI सेबी तो है नहीं, तो TRAI ही है। जी हाँ, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन्होंने DND माई स्पीड नाम का एप्लीकेशन का दोबारा लॉन्च किया है, नेक्स्ट वर्जन लॉन्च किया है। अब ये TRI स्टेब्लिश हुआ था 20 फरवरी 1997 को अंडर TRI एक्ट 1997। अभी प्रेजेंट में जो इसका चेयरमैन है अनिल कुमार लोहित है। जी हाँ, TRI के चेयरमैन है अनिल कुमार लोहित। एग्जाम में कई बार पूछ लिए जाते हैं, सीधे सीधे सवाल पूछे जाते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन के चेयरमैन कौन है, इस ऑर्गेनाइजेशन के CEO कौन है, इस ऑर्गेनाइजेशन के वाइस प्रेसिडेंट कौन है, तो इम्पोर्टेंट बनता है। और वही चीज पूछे जाते हैं जो करंट न्यूज में रहा हो। ऐसा नहीं है कि जिस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में भी कोई न्यूज नहीं है, कोई खुशखबर नहीं, उसके वो चेयरमैन पूछ लिया। जी नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ध्यान रखना जरूरी है, इसलिए आपको ये स्टैटिस्टिक्स के रूप में बताया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हाई लेवल रिव्यू मीटिंग हुई है किस चीज को लेके, स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की एस्टेब्लिश हो, और वो 2 एस्टेब्लिश हो राजस्थान में। जी हाँ, राजस्थान में एस्टेब्लिश किया जाए। तो राजस्थान के किस शहर में, राजस्थान वालों के लिए ये अच्छी न्यूज़ है, राजस्थान के किस शहर में, तो 2 सिटीज को सिलेक्ट किया गया है। क्या उदयपुर जोधपुर है, जयपुर भरतपुर है, कोटा बीकानेर है या अजमेर अलवर है। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, जयपुर एंड भरतपुर। जी हाँ, जयपुर जो राजस्थान की राजधानी भी है, जिसे पिंक सिटी भी कहा जाता है, और भरतपुर, ये 2 सिटी को सिलेक्ट किया गया है राजस्थान में, जहाँ पे स्किल इंडिया इंटरनेशनल सेंटर इस्टेब्लिश किया जाएगा। अब बात राजस्थान की हुई है, तो राजस्थान की राजधानी तो बता ही दिया गया है आपको, जयपुर। राजस्थान में लोकसभा सीट 25 है, राज्यसभा सीट 10 है। राजस्थान से में जाने वाली जो बड़ी नदियां हैं, जिसमें नाम है चंबल, बनास, लूनी, साबरमती, माही, ये सारी नदियां राजस्थान में हैं। राजस्थान जनरली ये सोच लिया जाता है कि वहाँ तो सूखा है, मरुस्थल है, कोई नदी नहीं होगी। जी नहीं, ये सारी नदियां राजस्थान में बहती हैं। जी हाँ, चंबल, चंबल की घाटी के बारे तो सुना ही होगा, ये राजस्थान में ही है। नेक्स्ट, राजस्थान जो है एरिया वाइज इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट है, ये भी याद रखना जरूरी है स्टेटिक्स के रूप में। वनडे एग्जाम में कई एक बार पूछे जा चुके हैं, राजस्थान लार्जेस्ट स्टेट ऑफ इंडिया बाय एरिया। यदि एरिया की दृष्टि से राजस्थान इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट है, तो आप हमें बताइए पॉपुलेशन की दृष्टि में कौन है, हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभी राजस्थान जो है, नदियों के बारे में बताया, वहाँ पे आपको मालूम है कि रेगिस्तान भी है, डेजर्ट भी है। ये सब की वजह से, अपने जोग्राफिकल कंडीशन की वजह से राजस्थान में मिलिट्री एक्सरसाइज काफ़ी होते हैं। जी हाँ, बहुत सारे मिलिट्री एक्सरसाइज होते हैं, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट होते हैं। जैसे कि पोखरान राजस्थान में हुआ था, जिसके हमारे देश न्यूक्लियर संपन्न प्रभुत्व देश बना, उसकी टेस्टिंग भी राजस्थान में ही हुई थी। तो देखिए राजस्थान में जो न्यूक्लियर एक्सरसाइज होती है, कुछ आपको बताया जाता है। डेजर्ट नाइट, डेजर्ट मरुस्थल से ही है, जो राजस्थान में ही है। इंडियन फ्रांस एयरफोर्स के बीच है। अल अल नागाज इंडियन ओमन आर्मी के बीच। ऑस्ट्रिया हिंद ऑस्ट्रेलिया और इंडिया के बीच आर्मी की जो नेवल एक्सरसाइज, आर्मी की एक्सरसाइज है, राजस्थान में ही कंक्लूड होता है।
नोमैडिक एलिफेंट इंडिया एंड मंगोलिया क्या आर्मी के बीच एक्सरसाइज है। साइबर शक्ति डोमेस्टिक एक्सरसाइज फॉर साइबर सिक्योरिटी, ये डोमेस्टिक एक्सरसाइज है, इसमें कोई दूसरे कंट्री नहीं आते हैं। किसमें? साइबर शक्ति, ये भी राजस्थान में ही होता है। उसके बाद महाजन फील्ड फायरिंग रेंज बीकानेर में है, ये मेजर हब है इंटरनेशनल एक्सरसाइज का। तो ये इम्पोर्टेंट है राजस्थान के लिए, राजस्थान वालों के लिए ये अच्छी खबर है, उन्हें जानकर गौरवान्वित महसूस होना चाहिए। अब राजस्थान के कुछ नेशनल पार्क भी देखते हैं। राजस्थान के नेशनल पार्क रणथंभौर नेशनल पार्क स्वामी मोदापुर में है, मतलब नाम चेंज किया गया है। और उसके बाद केलोदो गांडा नेशनल पार्क भरतपुर में है, ये यूनेस्को का साइट भी है। मुकुंद्र हिल्स नेशनल पार्क डेजर्ट नेशनल पार्क जो जैसलमेर में है। जी हाँ, ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। सरिस का टाइगर रिजर्व अलवर में है, ये भी अलवर राजस्थान में ही है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं राजस्थान को लेकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अभी नीति आयोग के जो वाइस मतलब नीति आयोग के द्वारा उनके जो वाइस चांस प्रेसिडेंट है, उन्होंने ट्रेड वॉच क्वार्टरली का 6th एडिशन रिलीज किया है। उनके द्वारा ये जो रिलीज किया गया है एडिशन, उसमें किस सेक्टर को सेकेंड हाईएस्ट इंडिया का एक्सपोर्ट बास्केट बताया गया है। सेकेंड, फर्स्ट नहीं पूछा गया है, सेकेंड पूछा गया है। सेकेंड पूछा गया तो फर्स्ट आपको बताया जाएगा। देखिए, पेट्रोलियम प्रोडक्ट है या इलेक्ट्रॉनिक्स है या जेम्स ज्वेलर्स है या मैरिन प्रोडक्ट्स है। इसका करेक्ट आंसर है इलेक्ट्रॉनिक्स। जी हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स। ये है नीति आयोग के सुमन बेरी। तो देखिए, सेकेंड इलेक्ट्रॉनिक्स है तो फर्स्ट पेट्रोलियम प्रोडक्ट। एक्सपोर्ट बास्केट में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स फर्स्ट कैटेगरी में है, सेकेंड पे इलेक्ट्रॉनिक्स है, ध्यान रखना जरूरी है। जी हाँ, नीति आयोग का फुल फॉर्म, नीति आयोग का फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ये 1 जनवरी 2025 को एस्टेब्लिश हुआ था। नीति आयोग नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस करके ये बनाया गया था। नेक्स्ट जो है इसका वाइस चेयरपर्सन जो है सुमन बेरी जी हैं, श्री सुमन बेरी जी, जो यहाँ पे आपको इमेज में दिखाया गया है, इन्होंने ही ये रिलीज किया था। अभी वहाँ नीति आयोग के सीईओ BR सुब्रमण्यम जी हैं। ये थे नीति आयोग के कुछ स्टैटिस्टिक्स फैक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बांग्लादेश में, जी हाँ, बांग्लादेश में चुनाव संपन्न हो चुका है, वहाँ पे गिनती हो चुकी है। कौन सी पार्टी वहाँ पे बहुमत में आई है? देखिए, अभी आपको सिर्फ न्यूज से अवगत कराया जा रहा है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वहाँ की पार्टी नहीं पूछे जाएंगे। लेकिन हाँ, आने वाले समय में जो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर बनेंगे उनके बारे में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए कुछ इसके स्टैटिस्टिक्स फैक्ट्स भी जानेंगे। तभी बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी वो वहाँ सत्ता में आई है, 209 सीट जीती है 300 में, टोटल 300 में 209 सीट सिर्फ बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी को मिला है। जैश जमात इस्लामी, ये वहाँ के सिंगल लार्जेस्ट पार्टी निकल के आई है, उभर के, मतलब अपोजिशन का रोल करेगी। कौन? जमात इस्लाम में इसको 68 मिला है, इसको 209 मिला है, टोटल 300 में से। देखिए अब बांग्लादेश में क्या होता है। बांग्लादेश जिसकी राजधानी ढाका है और अभी वहाँ पे इंटरिम गवर्नमेंट के जो हेड है मोहम्मद यूनुस थे। खास बात है, बांग्लादेश में जो नदी, जो हमारे देश में पवित्र नदी गंगा, जिसे माँ गंगा के नाम से भी बुलाते हैं, ये जब बांग्लादेश में एंट्री लेती है, पश्चिम बंगाल के बाद बांग्लादेश में जाती है, तो उसका नाम पद्मा रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप 2026 जो 18 फरवरी से 23 फरवरी तक होगा और ये दुनिया का पहला होने वाला है। इंडियन आर्मी ने होस्ट किया है। इंटरनेशनल है तो दूसरे कंट्री के भी आर्मीज आएंगे। तो ये कहाँ होगा? तो देखिए आपके पास 4 ऑप्शन दिए गए हैं। फूट हिल्स ऑफ ईस्टर्न हिमालयास, लद्दाख, गुलमर्ग, जम्मू एंड कश्मीर, सिक्किम। इसका करेक्ट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। फूट हिल ईस्टर्न हिमालयास, अरुणाचल प्रदेश। जी हाँ, यहीं पर ये फर्स्ट एवर अभी तक का पहला इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप होने जा रहा है। अब इंटरनेशनल है तो कौन कौन सी कंट्री पार्टिसिपेट करेंगे? और इसका मोटो क्या है? मोटो है फ्रेंडशिप थ्रू स्पोर्ट्स। जी हाँ, एक स्पोर्ट्स है तभी तो कप नाम दिया गया है।
एक्सरसाइज नहीं है, नहीं तो एक्सरसाइज दिया जाता, युद्ध अभ्यास होता तो एक्सरसाइज दिया जाता। तो देखिए दूसरा, 7 फॉरेन कंट्रीज आने वाले हैं, पार्टिसिपेट करेंगे। कौन कौन से? भूटान, ब्राज़ील, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, सऊदी अरबिया। जी हाँ, ये 7 कंट्रीज हैं जो इंटरनेशनल मिलिट्री एडवेंचर चैलेंज कप में पार्टिसिपेट करने आ रहे हैं। ये कहाँ होगा? फुट हिल्स ऑफ ईस्टर्न हिमालयस यानी अरुणाचल प्रदेश में होने जा रहे हैं। इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट करने वाले कंट्री फोर्स कौन कौन से हैं? इंडिया की तरफ से पार्टिसिपेट करने वाले फोर्स है इंडियन आर्मी, इंडियन एयरफोर्स, कोस्ट गार्ड एंड आईटीबीपी। जी हाँ, इंडो तिब्बत फोर्स। ये सारे के सब वहाँ पे पार्टिसिपेट करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन होगा आज का। अभी नेक्स्ट, एम्बेसडर ऑफ थाईलैंड किन्हें चयनित किया गया है, सेलेक्ट किया गया है, अपॉइंट किया गया है? तो इसका करेक्ट आंसर है पुनीत अग्रवाल। जी हाँ, पुनीत अग्रवाल जी को मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ने थाईलैंड में इंडिया का एम्बेसडर नियुक्त किया है। थाईलैंड जिसकी राजधानी बैंकॉक है, जहाँ पे करेंसी थाई बट है, थाई बट मीन्स THB। नेक्स्ट है BIRAC रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन के लिए फंड का रिलीज किया जा चुका है, किसके द्वारा? देखिए इमेज में ही दिया गया है, यदि आप पहचानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। ये है हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्ट्री, डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने ही ये रिलीज कर दिया है। अब ये BIRAC जिसका फुल फॉर्म होता है बायोटेक्नोलॉजी इंडस्ट्री रिसर्च असिस्टेंस काउंसिल। जी हाँ, ये रिसर्च के लिए किया गया है। देखिए अभी एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड जिसके बारे में अभी बताया गया था, AIF 2.0 की भी अप्रूवल मिल चुकी है। तो इसका क्या काम होता है, इसलिए वहाँ पे आपको डिटेल नहीं बताया गया था क्योंकि एक क्वेश्चन में रखा हुआ है। तो क्या ये मतलब इसका क्या काम है? 4 ऑप्शन दिया गया है जिसमें से करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, टू प्रोवाइड मीडियम लॉन्ग टर्म डेब्ट फाइनेंसिंग फॉर पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर। आफ्टर हार्वेस्टिंग जो फसल तैयार हो गया है उसके रख रखाव, उसको रख के सही कीमत ली जा सके सही समय पे आने पर, उसके लिए जो लोन के रूप में फाइनेंशियल सपोर्ट दिया जाए, उसके लिए एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम है। ये कब लॉन्च किया गया? 2020 में लॉन्च किया गया है। पहले 1 लाख करोड़, अब 2 लाख करोड़। न्यू जो है 2 लाख करोड़ है, नोट 1 लाख 1 लाख। और अभी धन धान्य कृषि योजना जिसमें आपको बताया था कि 100 अंडर डेवलपिंग डिस्ट्रिक्ट, अंडर परफॉर्मिंग डिस्ट्रिक्ट जो एग्रीकल्चर में परफॉर्म नहीं कर रहे हैं, उसके लिए PM धन धान्य कृषि योजना काम कर रही है। उसमें भी किसानों की आमदनी को बढ़ाने का ये काम है। लास्ट है कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने अभी कॉन्क्लेट किया है मियाँ अमर मोटले, जो वो अपनी जगह की तीसरी बार चुनाव जीत के वहाँ की स्टेट हेड ऑफ द गवर्नमेंट बनी है। वो कंट्री कौन सा है या किस शहर, मतलब कहाँ की है? जामाइका, गुयाना, बड़ा बड़ाडोस या बड़ा मास? करेक्ट आंसर है बाराडोस जिसकी राजधानी है ब्रिगटन। जी हाँ, ये एक आइसलैंड कंट्री है जो वेस्ट इंडीज कैरेबियन सी का हिस्सा है। जी हाँ, एक बार हम मैप पर भी देखेंगे। और ये पहली फीमेल प्राइम मिनिस्टर है बाराडोस की, और ये तीसरी बार, लगातार तीसरी बार चुनाव जीती है। बाराडोस जो है इंडिया जो जिसका हेड है इंटरनेशनल सोलर अलायंस, उसका भी हिस्सा है। अब देखिए ये मैप में आपको देख के कुछ समझ नहीं आएगा, मैं इसको इरेज करूँ तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। इसमें आप देख सकते हैं यहाँ है बाराडोस। अब ये इतना बड़ा नहीं है, ये डॉट के बराबर है, और ये मैप को आपको काफ़ी जूम करके दिखाया गया। इसमें आप देख सकते हैं ये वेनेजुएला है, ब्राज़ील है। तो ये 2 कंट्री देख के आप इतना अनुमान लगा सकते हैं ये साउथ अमेरिका का हिस्सा है। इसके ऊपर ये इधर अमेरिका जाता है, नॉर्थ अमेरिका जिसमें USA है। तो उधर ये देख सकते हैं पद्मा रिवर। तो ये पनामा, तो ये बरामडोस यहाँ पर ही है। तो ये आज के करंट अफेयर क्वेश्चन समाप्त होते हैं, रिवीजन पोर्शन शुरू होता है। रिवीजन इंपॉर्टेंट है, रिवीजन जरूर कीजिए। देखते हैं रिवीजन क्वेश्चन। पहला अभी जो है कहाँ पे एक्सरसाइज खंजर हुआ है, आपको कमेंट में बताना है।
39 सूरज कुंड फेस्टिवल का थीम क्या है? उसके बाद आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, रिसेंटली जो है एक पर्वतारोही है जो माउंट एकांगुआ को तय किया है, उसमें सफलतापूर्वक चढ़ाई कर ली है, इंडिया के हैं, उनका नाम क्या है? मैं आपको हिंट बता दूं, अरुणाचल प्रदेश के हैं। फोर्थ है, 2 न्यू वेटलैंड साइट को इंडिया के रामसर नेटवर्क में ऐड किया गया, दोनों का नाम क्या है? फिफ्थ क्वेश्चन है, फर्स्ट फीमेल मेंबर ऑफ ईरान जिनको ग्लोबल ओलंपिक समिति में चयनित किया गया है, उनका नाम क्या है? ये 5 क्वेश्चन है, कमेंट कीजिए, नहीं मालूम वीडियो प्ले कीजिए और देखिए आंसर। एक्सरसाइज खंजर असम में शुरू हुआ है, किर्गिस्तान के साथ होता है। 39 सूरजकुंड फेस्टिवल का थीम है लोकल टू ग्लोबल, आत्मनिर्भर भारत। इंडियन माउंटेन जो माउंट एकांगुआ पर फतेह किया है, उनका नाम है का बाग यानो, अरुणाचल प्रदेश के, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी आप हमें बताइए। नेक्स्ट, इंडिया के रामसर साइट्स में जो 2 साइट्स को न्यूली ऐड किया गया है, ये पहला है पटना, दूसरा है चाड़ी ढन। देखिए पटना बर्ड सेंचुरी पटना में नहीं है, ना ही बिहार में है, या यूपी में है। क्वेश्चन ट्रिकी बन सकता है, ध्यान रखिएगा। और लास्ट क्वेश्चन जो है, हु इज द इलेक्टेड एज फीमेल मेंबर ऑफ ईरान, ईरान से जो पहली महिला बनी है, सुरोया आघाई। जी हाँ, ईरान की पहली महिला है जिनको ग्लोबल ओलंपिक समिति में चयन किया गया है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स की सीरीज, जिसमें करंट न्यूज़ के साथ साथ स्टैटिक्स भी आपको बताया गया। यहाँ पे हर दिन आपको करंट न्यूज़ के साथ साथ स्टैटिक्स भी बताया जाता है, रिवाइज भी कराया जाता है, ताकि आपका एग्ज़ाम बेहतर हो सके। एक ही मोटो है, सिलेक्शन तक पहुँचना है। चलिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए, सफलता मिलेगी पढ़ने से ही। फिर मिलते हैं अगले दिन।